अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं एन इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। ये फर्स्ट यूनिट है हमारा एनाटॉमी का। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी वर्ड जो है उसकी क्या मीनिंग है और फिजियोलॉजी की क्या मीनिंग है। एनाटॉमी हम बॉडी के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो उसकी कैसे बनावट है, और फिजियोलॉजी में देखते हैं कि वो बॉडी पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। अब शुरू करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल structures and a physical relationship between two body parts। एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं बॉडी की जो इंटरनल और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होती है। जैसे हमारे बॉडी में हाथ कैसे बना हुआ है, पाँव कैसे बना हुआ है, स्किन कैसे बनी हुई है, आइज़ हो गई, हेयर्स हो गए, नोज़ हो गई, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। इंटरनल स्ट्रक्चर में हम बॉडी के पार्ट्स देखेंगे जो इंटरनल है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, किडनीज हो गई, ये इंटरनल है। तो उसके बीच में हम रिलेशनशिप भी देखते हैं बॉडी पार्ट्स में। एनाटॉमी इज ड्राइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एनाटॉमी ग्रीक वर्ड है जिसकी मीनिंग है एना मीन्स अप, टॉमी मीन्स कटिंग। तो आगे चलते हैं हम फिजियोलॉजी के बारे में। फिजियो वर्ड का मतलब है नेचर, लॉजी स्टडी ऑफ, मतलब नेचर की जो स्टडी करना है। इसमें सिंपली आपको याद करने के लिए ये याद रखना पड़ेगा कि हम देखते हैं फिजियोलॉजी में कि बॉडी के पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। इज द साइंस, ये साइंस का एक टाइप है ऑफ बॉडी फंक्शंस, हाउ द बॉडी पार्ट्स वर्क। इसमें हम देखते हैं कि बॉडी पार्ट्स कैसे काम कर रहे हैं। अब दो टाइप्स हैं एनाटॉमी के, एक होता है माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, दूसरा होता है मैक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोपिक वर्ड से ही जाहिर है जो हमें आम आँख से ना नज़र आए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखें तो आगे इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। हमने पीछे ही पढ़ा कि हम क्या करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। डैट कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखने में आए, ऐसे आम आँख से हम ना देख पाए, तो वो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी हो गई। जैसे कि माइक्रोस्कोप में हम आँख की जो लेंस है या आँख के जो डीप में जितनी लेयर्स हैं उनको हम आम आँख से नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप से ही देखेंगे। तो ये हो गया माइक्रोस्कोपिक। और दूसरा होता है हमारा मैक्रोस्कोपिक। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद नेक्ड आई, आम आँख से जो नज़र आए, जो एनाटॉमी हम बॉडी की देख रहे हैं, हाथ हो गया, पाँव हो गया, कान, नाक हो गया, ये मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी है। उसके बाद होता है एम्ब्रियोलॉजी। इट डील्स द स्ट्रक्चर, इसमें हम स्ट्रक्चर के देखते हैं। डैट इमर्जेस फ्रॉम टाइम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग, ये कब शुरू होता है, जब स्पर्म और एग मिलते हैं और एग क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, तो तब हमारा एम्ब्रियो शुरू हो जाता है। थ्रू द 8 वीक्स इन यूटिरो। यूटिरो क्या है, फीमेल का एक पार्ट है जिसमें कि एग जो है फर्टिलाइज होके एम्ब्रियो की फॉर्म में उधर स्टे करता है। तो ये मैक्सिमम 8 हफ्तों तक उधर यूटिरस में एम्ब्रियो की फॉर्म में रहता है। फर्टिलाइज एग होने के बाद वो एम्ब्रियो में हो जाता है। उसके बाद आ जाती है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी हमारी जो फर्टिलाइज्ड एग था उसके बाद एडल्ट फॉर्म में आ जाती है। इसमें हम थोड़ा स्टडी करेंगे इसको। स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टू एडल्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग था, जो तकरीबन 8 हफ्ते उधर पड़ा हुआ था यूट्रस में, तो फिर वो एडल्ट फॉर्म में आ जाता है, और उसमें उसके बाद बेबी जो है वो बेबी की डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है। तो ये डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो। अब आ जाते हैं हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हिस्टो वर्ड का मतलब है टिश्यू। इसमें हम टिश्यू की स्टडी करते हैं और उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी। सरफेस एनाटॉमी में हम आ जाते हैं। एनाटॉमिकल लैंडमार्क ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी थ्रू विजुअलाइजेशन एंड पल्पेशन। पल्पेशन हम बॉडी के पार्ट्स जो होते हैं उनको टच करके फील करते हैं, और विजुअलाइजेशन में हम उनको देखते हैं। तो जो एनाटॉमिकली सरफेस हम बॉडी का देखते हैं विजुअलाइजेशन के थ्रू और पल्पेशन के थ्रू, उसको बोलते हैं सरफेस एनाटॉमी। अब आ जाती है ग्रॉस एनाटॉमी। ग्रॉस एनाटॉमी क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। ये वही बात हो गई मैक्रोस्कोपिक और ग्रॉस एनाटॉमी। सिंपल सी बात है कि बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसको एग्जामिन करें, उसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत ना हो, तो उसको हम कहते हैं ग्रॉस एनाटॉमी। अब आ जाती है सिस्टमेटिक एनाटॉमी। इट इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम। बॉडी के जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है
उनको हम जो स्टडी करते हैं उनको हम कहते हैं सिस्टमेटिक एनाटॉमी। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया, उसमें लंग्स आ जाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे स्टमक आ जाता है, जिनकी वजह से हम जिंदा है। अगर वो हमारे बॉडी में काम ना करे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। उसके बाद आ जाते हैं रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एनाटॉमी में क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी। ये स्पेसिफिक बॉडी का एक रीजन होता है, उसकी हम स्टडी करते हैं, सच एज सेफलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन एंड पेल्विक रीजन। सेफलिक रीजन हमारा जो ब्रेन का रीजन हो गया, सर्वाइकल रीजन जो सर्विक्स वगैरह के जो पार्ट्स होते हैं बॉडी में फीमेल के, और उसके बाद पेल्विक रीजन जो मेल और फीमेल दोनों में होता है, जिसमें हमारे पेल्विक आर्गन्स आ जाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। रेडियोग्राफिक एनाटॉमी में क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर डेट कैन बी विजुअलाइज्ड विद एक्सरे। जो एक्सरे मशीन वगैरह होती है उसमें हम बॉडी पार्ट्स देखते हैं, तो उसको हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहते हैं। उसकी स्ट्रक्चर जैसे लंग्स का एक्सरे वगैरह करवाते हैं, चेस्ट का एक्सरे हो गया, हड्डियाँ वगैरह चेक करते हैं, तो ये रेडियोलॉजिकल ग्राफिक एनाटॉमी हो गई। उसके बाद आ जाती है पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल वर्ड जो यूज़ होता है ये होता है बीमारी के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, जो जरासीम वगैरह होते हैं बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाए बॉडी में किसी भी बीमारी की वजह से, उसको हम कहते हैं पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। ये ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक होती है, मतलब कि आम आँख से कोई बीमारी है, कोई जैसे बोन वगैरह टूट गई हो या कोई ऐसी बीमारी हो जो आम आँख से नजरे, वहाँ से माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि ब्लड में जो डिजीज़ होगी वो आम आँख से नज़र नहीं आएगी, उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देखा जाएगा। उसके बाद आ जाती है न्यूरोफिजियोलॉजी। अब आ जाते हैं सब डिसिप्लिन्स फिजियोलॉजी के, वो सारे एनाटॉमी के थे, अब फिजियोलॉजी के आ गए। न्यूरोफिजियोलॉजी में क्या है, फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल। न्यूरो वर्ड यूज़ होता है ब्रेन के लिए या उसके जो सेल होते हैं, तो इसमें यही बोल रहा है कि जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज़ हैं नर्व सेल की, उनकी हम स्टडी करते हैं, तो वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं नर्व सेल, तो उनको न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइन एक ग्लैंड है, तो हार्मोन्स जो होते हैं उसमें मौजूद होते हैं, जो कि काम करते हैं बॉडी को रेगुलेट करते हैं। हार्मोन्स केमिकल रेगुलेट इन द ब्लड, जो हार्मोन्स है केमिकली रेगुलेट करते हैं ब्लड में, एंड हाउ दे कंट्रोल बॉडी फंक्शंस, और वो बॉडी को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, इन सब की स्टडी को हम क्या करते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। अच्छा, एंडोक्राइनोलॉजी में मैंने बताया था कि एंडोक्राइन के दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर साइड से हमारे 2 हार्मोन रिलीज़ होते हैं और एंटीरियर से 5 या 6 होते हैं। तो उसके बाद आ जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर। कार्डियोवैस्कुलर हमारा वर्ड यूज़ होता है हार्ट के लिए, कि हार्ट और ब्लड वेजल्स कैसे काम कर रही हैं, तो उसको जो फंक्शन है वो चेक करने के लिए हम कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियो वर्ड ब्लड हार्ट के लिए, और वेस्कुलर वेजल्स जो ब्लड की वेजल्स होती है उनका फंक्शन चेक करते हैं। इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्शन करता है। फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ लें कि जैसे पाकिस्तान की आर्मी है बॉर्डर पे खड़ी हुई है और वो पाकिस्तान को प्रोटेक्शन कर रही है किससे, फॉरेन जो कंट्रीज़ हैं उनमें से, दहशतगर्द हैं, और जैसे कि भारत है उनसे हमें ख़तरा है, और मुल्क ममालिक हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो कहने की बात यही है कि इम्यूनोलॉजी भी ऐसे ही काम करती है, जैसे कि जरासीम वगैरह हो गए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो बॉडी को क्या कर रहे हैं, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इम्यूनोलॉजी में जो इम्यून सिस्टम है या उसमें जो इम्यून सेल्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पार्टिकल से। तो इसमें यही लिखा है हाउ द बॉडी डिफेंस, बॉडी क्या करती है, डिफेंड करती है इट्स सेल्फ, अपनी तरफ से अगेंस्ट डिजीज़ काजिंग एजेंट। जो एजेंट आते हैं जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, वायरस वगैरह हो गया, ये क्या करते हैं, डिजीज़ काज करवाते हैं, तो उनसे जो बॉडी को प्रोटेक्शन करती है उनकी जो हम स्टडी करते हैं वो इम्यूनोलॉजी में आ जाती है। अब रेस्पिरेटरी सांस लेने का अमल होता है, उसमें ये देखते हैं कि बॉडी के जो लंग्स हैं और एयर कैसे अंदर आ रही है बॉडी में और बॉडी से कैसे एक्सेल हो रही है, तो ये हम रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी में देखते हैं। उसके बाद रीनल वर्ड हमारा किडनी के लिए यूज़ होता है कि हमारे किडनीज़ कैसे काम कर रही हैं, उनके फंक्शन को चेक करने के लिए रीनल फिजियोलॉजी करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज में क्या होता है कि बॉडी चेंजेस इन द सेल में चेंजेस हो जाना, ऑर्गन फंक्शंस
एज अ रिज़ल्ट ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी। मस्कुलर एक्टिविटी जैसे कोई जिम वगैरह करता है तो उसकी पहले बॉडी नहीं बनी होती, फिर उसके सेल क्या करते हैं, अपनी शेप चेंज करते हैं और वो ग्रोथ करना शुरू करते हैं। तो बॉडी के फंक्शन की वजह से बॉडी की स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। तो ये मस्कुलर एक्टिविटी हो गई। ये दो तरह की होती है, एक नेचुरल होती है जैसे कि जिम वगैरह कर ली, और दूसरी होती है किसी बीमारी की वजह से भी हो जाती है। उसके बाद आ जाता है फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। पैथो वर्ड यूज़ होता है डिजीज़ के लिए। ये हमने दूसरी जो बात कही थी ये इसमें आ गई। पैथोफिजियोलॉजी फंक्शनल चेंजेस एसोसिएटेड विद द डिजीज़ आर एजिंग। फंक्शन में चेंज आ जाना, बॉडी के फंक्शन में चेंज आ जाना किसी बीमारी की वजह से, या एजिंग का मतलब है कि उम्र की वजह से। जैसे उम्र बढ़ती है इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, एजेंट ज़्यादा क्या करते हैं, खतरा लेके आते हैं और बॉडी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी, केमिकल लेवल होती है, सेल लेवल होती है, टिश्यू लेवल। ये एक पूरा प्रोसेस है। सबसे पहले केमिकल लेवल जैसे कि डीएनए में होती है, उसके बाद सेल लेवल, सेल बनता है। सेल में क्या क्या चीज़ें होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है। सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलके हमारा ऑर्गन लेवल बनाएंगे, मतलब ऑर्गन बनाएंगे। ऑर्गन लेवल में जैसे कि हमारा एग्जाम्पल दिया गया है किडनी का, जैसे किडनीज आ गए, यूरेटर आ गया, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। ये पूरा एक ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये पूरा एक ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहा है ये बताया गया है। उसके बाद आ जाता है डायरेक्शनल टर्म्स। कुछ टर्म्स होती हैं जो हम बताते हैं कि बॉडी किस तरह डिवाइड की गई है। एक होता है एंटीरियर, पोस्टीरियर, सेफालिक, कैजुअल। अच्छा, एंटीरियर में क्या होता है, द फ्रंट बिफोर, बॉडी की फ्रंट साइड को बोलेंगे एंटीरियर। पोस्टीरियर बॉडी की बैक साइड यानी बिहाइंड। और उसके बाद सेफालिक वर्ड यूज़ करते हैं हम हेड के लिए। क्यूडल यूज़ करते हैं हम टेल के लिए। कोकेक्स इन द ह्यूमन जो हो गई, ह्यूमन में जो लास्ट बोन होती है पेल्विक एरिया में, कोकेक्स जिसको बोलते हैं। उसके बाद इन्फीरियर का मतलब है निचला हिस्सा, लोअर लेवल। सुपीरियर का मतलब है अबव हाइट मतलब हो गई, हायर लेवल हो गया। उसके बाद मीडियल वर्ड यूज़ करते हैं मिडिल लाइन में, जो मिडिल लाइन के नियर हो, करीब हो। उसके बाद लेटरल वर्ड यूज़ करेंगे अवे फ्रॉम मिडिल लाइन। उसके बाद प्रोक्सिमल वर्ड यूज़ करेंगे नियर टू द अटैचमेंट ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक। जो लिम्ब है, लिम्ब हमारे चार हैं, जैसे कि दो बाजू हो गए, दो टांगे हो गई। तो जो बाजू के करीब होगा उसकी अटैचमेंट को हम क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल कहेंगे। डिस्टल मतलब जहाँ से बाजू की अटैचमेंट है, जहाँ टांग की अटैचमेंट है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। उसके बाद आ जाता है सुपरफिशियल जो बॉडी के सरफेस के ऊपर हो, नियर आर क्लोज टू द बॉडी सरफेस। और उसके बाद डीप में आ गया, सरफेस में हमारे बॉडी की स्किन आ जाती है, डीप में हमारे बॉडी के ऑर्गन जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये डीप ऑर्गन्स है। दूसरा पार्ट हम अगले वीडियो में रिकॉर्ड करेंगे जो आपका डिस्क्रिप्शन लिंक में मौजूद है।